चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स, और एंटीसेप्टिक भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसइंफेक्टेंट बेसिकली आपके वो केमिकल्स होते हैं जो आपके वेजिटेटिव बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल स्पोर्स को भी किल करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट बेसिकली आपके नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, एरियाज जो होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाने के लिए यूज़ होता है ये केमिकल। और अगर ये केमिकल आपको किसी लिविंग थिंग पे यानी एनिमेट ऑर्गेनिज्म पे अगर यूज़ कर रहा हो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए, तो वो आपको एंटीसेप्टिक्स कहलाता है। तो इनकी जो एंटीसेप्टिक कह लें या फिर डिसइंफेक्टेंट, इनकी जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की जो ये एक्टिविटी होती है, उसका रेट और किस एक्सटेंट तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ये आपको कुछ फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जैसे कि डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, किस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है आपके सरफेस और डिसइंफेक्टेंट के बीच में, इन्वायरमेंट जहाँ पे डिसइंफेक्शन किया जा रहा है, कैरिड आउट किया जा रहा है, वहाँ का पीएच क्या है, सरफेस टेंशन क्या है। 6 जो पैरामीटर है वो है कि डिसइंफेक्टेंट का फॉर्मुलेशन क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जहाँ पे आपका डिसइंफेक्शन किया जा रहा है, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से टाइप के हैं और कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, और इन्वायरमेंट में और कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो कि उसके एक्टिविटी को कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। जो केमिकल स्ट्रक्चर है डिसइंफेक्टेंट का वो क्या है, पोटेंशिएशन, सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट कैसे अफेक्ट करता है। तो रेट ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का जो रेट होता है वो आपको कंसंट्रेशन के साथ वेरी करता है, लेकिन ये जो रिलेशन होता है वो आपका एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब इस तरह का होता है। तो जैसा कि इनके बीच में रिलेशनशिप एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब कि आपका एक लिमिट तक वो अपना इफेक्टिवनेस शो करेगा और उसके ऊपर वो जाके जो डिसइंफेक्टेंट होगा उसकी पोटेंसी जो होगी वो कम हो जाएगी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल करने में कम कैपेबल होगा। तो इसको हम डाइल्यूशन कोफिशिएंट से कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को, और मैथमेटिकली उसको इक्वेशन से दिया गया है आपको n इज इक्वल टू log T2 माइनस log T1 log C2 माइनस log C1, जहाँ पे ये जो n है वो कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट है या फिर डाइल्यूशन कोफिशिएंट है, मतलब डिसइंफेक्टेंट को हम कितना डाइल्यूट करेंगे। T2 जो है वो आपको डिसइंफेक्टेंट के कंसंट्रेशन C1 पे कितना डेड टाइम है, और T2 जो है वो डेड टाइम है आपका कंसंट्रेशन C2 पे डिसइंफेक्टेंट के। तो ये जो N होता है, मतलब डाइल्यूशन कोफिशिएंट होता है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक डिसइंफेक्टेंट का, और इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि डिसइंफेक्टेंट किस डाइल्यूशन पे सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। सेकेंड जो फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आपका एक मेजर फैक्टर है जो डिसइंफेक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, और इसमें बेसिकली रेट ऑफ डिसइंफेक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। मतलब हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी भी, इफेक्टिवनेस भी उतनी ही बढ़ेगी। तो इस जो टेम्परेचर के इफेक्ट को बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी पे आपको बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि Q से, जो कि आपका Q10 भी होता है, जो कि एक्सप्रेस करता है कि पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1 डिग्री के इंक्रीज करने पे और 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर पे आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है। तो इसको एक्सप्रेस अगर मैथमेटिकली अगर हम करते हैं तो Q और Q10 इज टाइम रिक्वायर्ड टू किल एट T डिग्री सेल्सियस और टाइम रिक्वायर्ड टू किल एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T1 बाई T2, जहाँ पे T1 जो है वो आपका
क्या है, जो एक टेम्परेचर है, फिक्स टेम्परेचर है जिसपे कि वो अपना कितने समय में उसने किल किया, और T2 अगर हम 10 डिग्री बढ़ा देते हैं टेम्परेचर, तब कितना टाइम उसको ज़रूरत पड़ती है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो जब इस दोनों मतलब T1 को T2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये टेम्परेचर को, एग्जाम्पल में अगर हम कंसिडर करते हैं कि अगर फिनॉल है तो फिनॉल का जो Q10 वैल्यू होता है वो 4 होता है। इसका मतलब कि 10 डिग्री रेंज पे आपको जो एक्टिविटी होती है, अगर उसको 10 डिग्री सेल्सियस से हम बढ़ा दें, सपोज करिए कि 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर ले जाते हैं, तो जो आपकी इफेक्टिवनेस होती है फिनॉल की वो 4 से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर है वो है टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली किसी भी डिसइंफेक्टेंट को अपने एक्शन को एक्सर्ट करने के लिए, मतलब एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है जहाँ पे भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करना है उसके साथ। तो इस एफिशिएंसी को डिसइंफेक्टेंट को मेजर किया जाता है रेट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो कि आपका होता है K = 1/T log N0/N1, जहाँ पे K जो है वो आपका कांस्टेंट है, रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट है, T जो है वो है टाइम फॉर वायबल काउंट टू फॉल फ्रॉम N0 to N1, जहाँ पे N0 आपका इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और N1 जो है वो फाइनल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यानी कि एक कांटेक्ट जरूरी होता है कि डिसइंफेक्टेंट अपने एक्टिविटी को शो कर सके। फोर्थ जो फैक्टर है वो है एनवायरनमेंट का पीएच क्या है। अगर सपोज करिए कि हम जिस भी एनवायरनमेंट में डिसइंफेक्शन प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं वहाँ पे चेंज करते हैं हम पीएच को, तो वहाँ पे जो अफेक्ट होता है वो बेसिकली है आपके इनोकुलम के जो ग्रोथ हो रही होती है उसके रेट को। मतलब अगर हम पीएच चेंज करेंगे तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो रही है उसके रेट पे अफेक्ट पड़ेगा, या फिर डिसइंफेक्शन के पोटेंसी पे अफेक्ट पड़ेगा, या तो फिर जो डिसइंफेक्टेंट है वो आपके उस साइड से जहाँ पे डिसइंफेक्शन कैरी आउट किया जा रहा है उसके एबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। मतलब वो सही प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, या फिर डिसइंफेक्शन जो होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या फिर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसके रेट पे अफेक्ट पड़ेगा। तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए 6 to 8 जो पीएच होता है वो सबसे अच्छा होता है जिसपे वो प्रॉपर ग्रोथ करते हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ अगर आपका डिक्लाइन हो जाता है अगर ये पीएच इससे नीचे या इससे ऊपर जाता है। ठीक है, फिफ्थ है आपका सरफेस टेंशन। जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है डिसइंफेक्टेंट का, मतलब जैसे कि हमें पता है कि डिसइंफेक्टेंट आपका कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है और उसको हम किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो वो आपका डिसइंफेक्टेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में उसका कांटेक्ट जो होता है वो फैसिलेट होता है आपको बेसिकली सरफेक्टेंट प्रॉपर्टीज से, जो कि आपको हेल्प करता है जो सरफेस एक्टिव डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल्स पे। उसके साथ ही वो आपको जो सॉल्यूशन होता है पूरी तरह से वेट कर देता है सरफेस को और अच्छे से फैल जाता है। ठीक, तो ये जो कॉम्बिनेशन, जैसे कि कॉम्बिनेशन अगर सोप का कॉम्बिनेशन करते हैं हम क्रूड फिनॉल से तो उसकी डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उनमें सरफेक्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत अच्छी है, वो अच्छे से आपका पूरा स्प्रेड होगा और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो अच्छे से किल कर सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी डिसइंफेक्टेंट को कि वो कितना इफेक्टिव है। जैसे कि अगर क्लोरहेक्सिडीन और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स को हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो वो आपको उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा एज डिसइंफेक्टेंट, जब अगर उसके कंपैरेटिव जब हम इस क्लोरहेक्सिडीन और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स को 17% अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आप ये बहुत ज़रूरी होता है कन्वीनियंस और इकोनॉमी के बेसिस पे कि जो भी हम डिसइंफेक्टेंट है उसको इतना कंसंट्रेट करें, मतलब जितना हो सकता है उतना कंसंट्रेट करें ताकि उसका एक परफेक्ट डाइल्यूशन मिल सके, जो कि आपका जब भी ज़रूरत हो आप वाटर के साथ डिसॉल्व करके बना सकें और वो हाईली इफेक्टिव हो अपने डिसइंफेक्टेंट यानी कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करने के लिए। सेवेंथ है आपका केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो बेसिकली जो भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम
फिनॉल पे, जैसे फिनॉल एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये देखिए ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। तो अगर इस पैरा पोजीशन पे हम किसी एल्काइल चेन जिसमें कि 6 कार्बन्स हो उसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो जो इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर हम कोई एल्काइल ग्रुप चेन जिसमें कि 6 से ज़्यादा कार्बन हो उसको अटैच करें। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो 6 कार्बन से ज़्यादा वाले एल्किल चेन होते हैं वो आपको इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी, फिनॉल के वाटर सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन पे अफेक्ट पड़ता है और वो प्रॉपरली वेटिंग नहीं कर सकती, वो अटैच नहीं हो पाती। तो इसीलिए आपको जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, फैक्टर होता है। उसी तरह अगर हम बात करें तो जो फिनॉल का अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं तो उसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम नाइट्रेशन करते हैं फिनॉल का तो क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी तो इंक्रीज होती है लेकिन साथ में सिस्टमिक टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब इन सेंस की जो जहाँ भी हम डिसइंफेक्शन कर रहे हैं वहाँ अगर ह्यूमन बींग्स अवेलेबल हैं तो उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। 8th है आपका टाइप्स एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। जो किसी भी डिसइंफेक्टेंट की जो इफेक्टिवनेस होता है वो टोटली डिपेंड करता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे डिसइंफेक्शन प्रोसेस हम कैरिड आउट कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और कितने हैं, ठीक है। और खास करके वहाँ पे बैक्टीरियल स्पोर्स प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। जैसे कि सारे जो आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं स्पोर्स पे, लेकिन एल्डिहाइड में आपको स्पोरी। उसी तरह अगर हम एल्डिहाइड हैलोजन को बीटा प्रोपियोस्टोन के साथ अगर यूज़ करें एज अ डिसइंफेक्टेंट तो वो आपको वीरोसाइट्स होते हैं, मतलब कि वायरस को किल करने में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। 9th जो फैक्टर है वो है आपका जो इन्वायरमेंट में कौन से इंटरफेरिंग सर्फेसेस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे मटेरियल जैसे कि ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, पल्स, मिल्क, फूड रेसिड्यूज हो या फिर कोलाइडल प्रोटीन्स हो तो वो आपके डिसइंफेक्टेंट की जो इफेक्टिवनेस होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं अगर वो स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट हो तो। और ऐसा क्यों होता है? तो जो एड्सॉर्प्शन या केमिकल इंटरेक्शन होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सिल्डिंग होती है एडुकेट कॉन्टैक्ट से जर्मिसाइड के, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। अगर सपोज करिए ऑयल या फैट्स प्रेजेंट है तो वो आपको जो फिनॉल्स होते हैं उनके डिसइंफेक्टेंट एबिलिटी को रिड्यूस कर देती हैं। 10th जो फैक्टर है वो है पोटेंशिएशन, सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट। सपोज करिए कि अगर हम कोई अलग से चीज़ ऐड करते हैं, कोई केमिकल ऐड करते हैं या सब्सटेंस ऐड करते हैं तो वो आपको डिसइंफेक्टेंट की पोटेंसी को और इंक्रीज कर देती है, जैसे पॉलीजॉर्बेट 80। उसी तरह अगर हम 2 एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को अगर यूज़ करते हैं तो जो इफेक्टिवनेस होती है डिसइंफेक्टेंट की वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि डिफरेंट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट आपको सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी शो करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर सपोज करिए कि कोई माइक्रो जो आपके 2 डिसइंफेक्टेंट है अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो उसमें आपको क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल्स की वो डिक्रीज हो जाती है किसी भी सरफेस पे, जैसे कि सोडियम थायसल्फेट, लुब्रॉल एक्सेट्रा जो होते हैं वो आपके डिसइंफेक्टेंट के एंटागोनिस्ट, मतलब उनके ऑपोजिट एक्ट करते हैं और उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। और ये बेसिकली एंटागोनिज्म जो है वो आपको स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो ये था अबाउट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिवनेस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।